सोचिए कि आपके कमरे में एक खिड़की है, एक ऐसी खिड़की जिससे छलांग लगाते ही आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हैरी पॉटर में हैरी और उसके दोस्त घुसते स्टेशन की एक दीवार से हैं पर निकलते हैं हॉगवर्ट्स में। आज हम एक ऐसी खिड़की की बात करेंगे जो दीवार में रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं द बुकएट। आपने बहुत सी ऐसी कहानियाँ, उपन्यास और किताबें पढ़ी होंगी जिसमें किसी न किसी किरदार के साथ किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता है। फिर उसके बाद वो कहानी उस किरदार के इर्द गिर्द आगे बढ़ती है और फिर आपसे कई तरह के सामाजिक सवाल करती है। लेकिन आज जिस किताब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसमें किसी भी तरह के भेदभाव के लिए, किसी भी तरीके के दुख परेशानी के लिए कोई जगह नहीं है। इस किताब को मेरे हिसाब से लिखा ही इसलिए गया है कि आदमी अपने दुखों से उभर के कुछ देर के लिए अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त हो जाए। और इस किताब की खूबसूरती है कि ये किसी बहुत बड़ी घटना से प्रभावित नहीं है। इस किताब में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसकी डेली लाइफ का, रूटीन लाइफ का विवरण इस किताब में है और ये कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा परिवार है जो संसाधनों की कमी के होने के बावजूद भी छोटी छोटी खुशियाँ मनाना जानता है। ये लोग पैसों की तंगी को झेलते हुए भी और तरह तरह के दुखों के होते हुए भी उन दुखों को इग्नोर करना जानते हैं और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना जानते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार रघुवर प्रसाद हैं जो कि एक महाविद्यालय में गणित के प्रोफेसर हैं। ये अपने गांव से दूर एक शहर में बिल्कुल आखिरी छोर पर, शहर के बिल्कुल आखिरी छोर पर रह रहे होते हैं। यहाँ पर इनका एक कमरा किराए पर होता है और जो इनका कॉलेज होता है वो इनके घर से 8 किलोमीटर दूर होता है। अब रघुवर प्रसाद की ना बहुत ही रूटीन लाइफ है। रूटीन लाइफ मतलब कि सुबह उठना, नाश्ता करना, तैयार होकर विद्यालय जाना, उसके बाद वापस आना, फिर खाना बनाना और सो जाना। तो वी कैन ऑल्सो से ही इज टिपिकल 9 to 5 पर्सन। वो ऐसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। इनकी अभी अभी शादी भी हुई है और इनकी जो बीवी है वो अभी गांव में ही रह रही है। अब क्योंकि जो इनका कमरा है वो इनके कॉलेज से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये कॉलेज आने जाने के लिए डेली ऑटो का यूज़ करते हैं। फिर इसी तरीके से डेली कॉलेज आने जाने के रास्ते पर इन्हें रोज़ एक हाथी आता जाता दिखता है जिसके ऊपर एक साधु बैठा हुआ होता है। अब किस तरीके से रोज़ कॉलेज आने जाने के बीच में वो एक दिन साधु उनसे बोलता है, ये खड़े होते हैं घर के बाहर, इनको ऑटो नहीं मिल रहा होता, तो साधु अगर इनसे पूछता है कि चलेंगे, तो ये साधु के साथ हाथी पर बैठकर विद्यालय जाते हैं। फिर इसी तरीके से इनका सिलसिला हाथी पर विद्यालय से आने जाने का शुरू हो जाता है और इनकी साधु से दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही इनका कॉलेज से घर और घर से कॉलेज हाथी पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही एक दिन ये कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं हाथी पर बैठकर, तो ये देखते हैं दूर से कि इनके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा गाना बजाना है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो वो देखकर ये समझ जाते हैं कि इनकी पत्नी जो है वो गाँव से वापस आ चुकी है। इनके पिताजी इनकी पत्नी के साथ आए हुए होते हैं, वो उनको घर पे छोड़कर वापस गाँव चले जाते हैं। फिर वो ये दोनों पति पत्नी नॉर्मल उस कमरे में रहते हैं और जो रघुवर प्रसाद की ज़िंदगी जैसे चल रही होती है वैसे ही चलती रहती है। इसी बीच क्या होता है कि इनके कमरे में खिड़की होती है और उस खिड़की के बाहर होती है एक दूसरी दुनिया जो काल्पनिक है या सच में है, ये हम नहीं कह सकते। ये उन दोनों पति पत्नियों को ही दिखती है। वो दूसरी दुनिया ऐसी होती है जहाँ पर जंगल है, पेड़ है, नदी है, चट्टानें हैं और ये लोग अक्सर वहाँ सैर करने जाते हैं। अपनी खिड़की से कूद कर ये उस तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पर खुले आकाश के नीचे चट्टानों पर सोते हैं, तालाब में नहाते हैं। ये ऐसे अपना समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा भी हैं जिनकी चाय की दुकान है, जो रोज़ अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए इन लोग को आता रहता देखती हैं। और इस संसार की जो खास बात है वो ये कि सिर्फ रघुवर प्रसाद के कमरे की खिड़की से ही उस तरफ जाया जा सकता है। इसलिए इनके जो रघुवर प्रसाद के सीनियर होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं वहाँ पर जाने की, पर वो नहीं जा पाते। और एक और ख़ास बात है इस दूसरे संसार की, ये दिखता है सिर्फ रघुवर प्रसाद को और उनके परिवार को। एक बार इनके प्रोफेसर इनके घर के बाहर से गुजर रहे होते हैं स्कूटर से और उनका स्कूटर यहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो फिर ये अपना स्कूटर रोकते हैं, रघुवर प्रसाद उनको अंदर चाय पे आने के लिए कहते हैं। फिर वो चाय पीते हैं और फिर ये उनके साथ ही उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उसके बाद जो विवाहाध्यक्ष हैं
उनका भी मन होता है अपने परिवार को उस दुनिया में घुमाने का। तो फिर वो एक दिन अपने परिवार के साथ आते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनको ये दूसरी दुनिया नहीं दिखती, या कह सकते हैं कि ये दूसरी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है सिर्फ रघुवर प्रसाद और उसकी पत्नी और परिवार के दिमाग में। फिर ऐसे ही ये कहानी विवाहाध्यक्ष के उस दूसरी दुनिया में जाने और हाथी, साधु, साइकिल इनके इर्द गिर्द घूमती हुई खत्म हो जाती है। इस किताब को पढ़ने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किताब आपको मैं कह सकता हूँ टेस्ट मैच की तरह ही काम करती है। इसमें एक इनिंग्स का बिल्डअप होता है, पेस सेट होता है, फिर कहीं 5 दिन बाद जाके आपको जैसे टेस्ट मैच में रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार ये किताब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीमे धीमे आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, और जब भी आपको अपने आप में बांध लेती है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये किताब ख़त्म ही ना हो। इस किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसको लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। इस किताब की भाषा की बात करते हुए बहुत ज़्यादा अलग है, और ये समझाने के लिए मैं इस किताब के पहले पन्ने पर दी गई एक कविता आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो कि ये है। कविता इस प्रकार है। अनगिन से निकलकर एक तारा था, एक तारा अनगिन से बाहर कैसे निकला था, अनगिन से अलग होकर अकेला एक। पहले था कुछ देर हवा का झोंका जो आया था, वह भी ना अनगिन हवा के झोंकों का। पहला झोंका कुछ देर, अनगिन से निकलकर एक लहर भी, पहली बस कुछ पल। अनगिन का अकेला, अनगिन अकेले अनगिन, अनगिन से अकेली एक संगिनी जीवन। मैं कह सकता हूँ कि इनकी भाषा शैली कुछ कुछ गुलजार साहब की तरह है। जैसे आपने गुलजार साहब की पोइट्री सुनी है, वो अपने आप में एक अलग तरह की पोइट्री है, वैसे ही इनकी भाषा है। किताब को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। ये आजकल बहुत फेमस भी है लोगों के बीच में। तो इस किताब को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो इस वक्त तनाव में है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। दुख हमेशा लगा रहेगा, लेकिन उस दुख को इग्नोर करके आप खुशियाँ कैसे चुन सकते हैं, ये किताब आपको ये सिखाएगी। आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किस प्रकार हम लोग कुछ बड़ा पाने के लालच में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। ये किताब आपको उन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभावित करती है। और इस किताब को मैं अगर एक लाइन में इसका एजेंडा बताऊं तो इसका एजेंडा बहुत सिंपल है कि आपको चीज़ों के अभाव में भी हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहने के तरीक़ों को ढूंढना चाहिए, उन पर जोर देना चाहिए। आप ये किताब कहीं से भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न से खरीद सकते हैं या किसी और बुक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो जाइए ये किताब पढ़िए, आपका जो भी लर्निंग्स हैं, इनपुट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी किताब पर वीडियो करूं तो कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए फॉरगेट योर स्ट्रेस, रीड मोर, टॉक लेस। थैंक यू।